Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मैं ऋचा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए न्यूज़ पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिस्कस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि COP28 है क्या एंड व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट दैट वी आर डिस्कसिंग इट। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो आखिरकार COP28 के मेन एजेंडा क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम थोड़ा सा COP क्या होता है इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले COP जो है वो हुआ कहाँ पे था, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं और अपनी आईएएस की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके अब ऑफलाइन सेंटर आपके लिए प्रयागराज में लाया जा रहा है। तो अब आप अपनी प्रिपरेशन को 1 लेवल अप कर सकते हैं, अच्छी तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड और कॉन्सेंट्रेटेड जो अपनी पढ़ाई है वो कर सकते हैं। हमारा फाउंडेशन बैच 25-26 का 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन खुद को करवाइए एनरोल बिफोर 30th ऑफ नवंबर। ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग यू अर्ली बर्ड ऑफर दोस्तों, 40% का ऑफ। आई एम एम्फेसाइजिंग इट बिकॉज 40% का ऑफ आपके ओवरऑल फीस पे मिलने वाले हैं, लेकिन सिर्फ उन फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को जो कि हमारे बैच में एनरोल करवाएंगे। ठीक है, नंबर दिया हुआ है, नंबर पे कॉल करके आपको कोई भी क्वेरी है एड्रेस करवा लीजिए। प्रॉपर एड्रेस, अगर आप सेंटर जाना चाहते हो, सेंटर विजिट करना चाहते हो, 1-on-1 कन्वर्सेशन करना चाहते हो तो आप सेंटर पे भी जा सकते हो। अगर आपको दोस्तों सब्सक्रिप्शन लेना है तो सब्सक्रिप्शन के लिए अगर मेरा कोड अगर आप यूज करते हो दैट इज RP10, ठीक है, तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा दोस्तों, एडिशनल 10% का ऑफ मिलेगा। सो जल्द से जल्द अपने आप को करवाइए इसमें एनरोल एंड टेक द सब्सक्रिप्शन एंड स्टार्ट योर जर्नी। ऑल्सो अगर आप न्यू दिल्ली में हो तो आप हमारे मुखर्जी नगर में जो ऑफलाइन सेंटर है उसको ज्वाइन कर सकते हो, करोल बाग में जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन खुद को 30 नवंबर से पहले अगर आप एनरोल करवाओगे तो आपको एडिशनल 35% का ऑफ मिलेगा। सो इट्स अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, तो जल्द से जल्द अवेल करवाइए। किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि आखिरकार इस कोचिंग का इम्पोर्टेंस क्या है ना, और इसके बारे में जानना चाहते हो कि किस तरीके से आपको किस स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ाएगा या फिर क्या होने वाला है इस कोचिंग का, है ना। तो कई सारे क्वेश्चंस रहती हैं दोस्तों, तो आप क्या करा सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप देखोगे तो उस पर जाइए और उस गूगल फॉर्म को जरूर से जरूर भरिए, क्योंकि आप इस गूगल फॉर्म को भरोगे तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, इस कोचिंग को ज्वाइन करना है, तो आपको इस कोचिंग के बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी इस गूगल फॉर्म में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, गूगल फॉर्म को भरना है। ठीक है, आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकती हो। क्यों टेलीग्राम चैनल पे जुड़ोगे, क्योंकि वहाँ पे आपको क्लास की PPT PDF या फिर जो भी नोट हैं, ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हो। ऑल्सो काउंसलिंग फॉर्म जो है वो भी हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है, उसका भी लिंक है, तो आप काउंसलिंग अगर चाहते हो तो उसका भी फॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए न्यूज़ में चलते हैं। तो COP दोस्तों इस बार दुबई में हो रहा है, ठीक है, और ये एक्सपो सिटी में हो रहा है दुबई के। अब इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो COP के प्रेसिडेंट हैं इस बार के डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबेर, ठीक है, जिनको UAE के द्वारा अपॉइंट किया गया है। अब COP28 का ऑब्जेक्टिव इस बार का क्या होने वाला है दोस्तों, तो एलिमिनेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, कि किस तरीके से फॉसिल फ्यूल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, या फिर जितने भी क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को हमें मिल रहा है फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, तो उनको कैसे एलिमिनेट किया जा सके। रिन्यूएबल जो एनर्जी होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम क्या करें, उपयोग करें, और उसको इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लाइंड हो और उसका एक्सपेंशन किया जा सके। एडिशनल फंड इकट्ठा कर सके हम, जिसकी वजह से वर्ल्ड की जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो क्लाइमेटिक जो चेंज है उसका इफेक्ट जो देखने को मिला है वो उनको मिटिगेट कर पाएँ। ठीक है, जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह हुए हैं, जो भी डैमेजेस वगैरह हुए हैं, वो क्या कर पाएँ, पे बैक कर पाएँ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में COP28 में डिस्कशन होने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है कि डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, एंड एज वेल एज अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। ठीक है, माना ये जाता है हमेशा से ही अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का
कि डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हैं, वो पोल्यूशन फैलाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसी इंडस्ट्रियल चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है जिससे कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन होता है, जिसकी की वजह से ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेटिक चेंज जो है वो देखने को हमें मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर जो इम्पैक्ट होता है वो डेवलपिंग और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन पे भी पड़ता है। ठीक है, तो ये उनका मानना है। बट यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों बात सब मिलजुल कर करेंगे, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, वो सब मिल करके क्या करने वाली हैं, इस पे चर्चा करने वाली हैं। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों सीओपी होता क्या है। सीओपी का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, अब बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसके रेफरेंस में कही जा रही है, तो ये कही जा रही है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क है ये इनका। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का क्या है, फ्रेमवर्क है ऑन कन्वेंशन। ठीक है, ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, तो इसको हम क्या कहते हैं, UNFCCC। ठीक है, तो इसको हम UNFCCC के भी नाम से जानते हैं एंड इसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, जो भी क्लाइमेटिक चेंज जो है ग्लोबली देखने को मिलते हैं, ये क्या करती हैं, एक साल में क्या करती हैं, वो मिलती हैं सारी वो पार्टीज, वो मेंबर कंट्रीज, और उसके बाद मिल करके जितने भी क्लाइमेटिक चेंज हुए रहते हैं वो उनके बारे में डिस्कस करती हैं। ठीक है, और वो क्या करती हैं, फिर पॉलिसीज बनाती हैं, एजेंडा बनाती हैं, जिसपे कि आने वाले जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस हुए होंगे कि कैसे वो उसको मिटिगेट कर पाएं और किस तरीके से वो उसको कंट्रोल कर पाएं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होती है, गवर्नमेंट्स के बीच में नेगोशिएशन देखने को हमें मिलता है कि हाउ दे आर गोइंग टू कोऑपरेट विथ ईच अदर, और कई सारे न्यू कमिटमेंट्स के साथ वो क्या करने वाली हैं, इसको कॉम्बैट करने वाली हैं जितने भी ग्लोबली क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो है वो होने वाला है, दैट इज ये 28वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाला है दुबई में, जहां पे हमें सेम सिचुएशन जो है देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि कहा गया है कि 2023 जो है वन ऑफ द हॉटेस्ट बोल सकते हैं ईयर रहा है, जिसमें कि कई सारे जो हमें क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं टेम्परेचर वाइज अगर देख लिया जाए, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो हीट जो है वो एक तरीके से 2023 में ज़्यादातर प्रोड्यूस किया गया है, जिसके की वजह से क्लाइमेटिक चेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल ग्लोबली देखने को मिला है। तो अब 28 जो सीओपी होने वाला है उस पर इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, सीओपी दोस्तों हर साल मिलते हैं, एनुअली उनका मीटिंग होता है, जिसमें कि वो क्या करते हैं, जो भी उन्होंने पिछली सीओपी में मान लीजिए कोई पॉलिसी बनाई थी, कोई उनका एजेंडा था, तो उसको वो इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, उसको वो क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, एसेस करते हैं कि आखिरकार कितने क्लाइमेटिक जो हमने बनाए थे ये पॉलिसीज, क्या वो खरा उतरा है, क्या उसमें प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, और उसी हिसाब से फिर वो क्या करते हैं, प्लान भी बनाते हैं कि क्लाइमेटिक एक्शन जो है वो लिया जा सके विद इन द गाइडलाइंस ऑफ UNFCCC। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ था दोस्तों वो सीओपी का हुआ था बर्लिन में, जर्मनी 1995 में हुआ था। क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, COP21 दोस्तों हुआ था, दैट इज पेरिस इन 2015। हम इसके बारे में क्यों बात करें, क्योंकि ये वन ऑफ द लीडिंग बोल सकते हैं या फिर वन ऑफ द मेजर इंस्टेंसेस जो है इस पे चर्चा होने वाली है COP28 में। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा होने वाली है, क्योंकि जो हमारा ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, ये फर्स्ट यूनिवर्सल एग्रीमेंट हुआ था मेंबर कंट्रीज के बीच में कि जितने भी क्लाइमेटिक क्राइसिस हुए हैं किस तरीके से उसको टैकल किया जाए। ठीक है, और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसका लिमिट जो है वो इतना ही होना चाहिए। तो इस पे ये चर्चा होने वाली है कि क्या 2023 में क्या
जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट था, जो उसकी पॉलिसीज़ थी, ठीक है, जो भी हमने एजेंडा फॉर्म किया था, क्या आपने उस एग्रीमेंट के तहत काम किया है, क्या आप उस एग्रीमेंट के बियॉन्ड गए हो? तो इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों चर्चा होने वाली है। दैट इज़ वाई पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, COP21 जो हुआ था, वो इसमें बहुत ही लीडिंग मेजर रोल जो है आपको COP28 में देखने को मिलेगा। वाई COP28 इज सो इम्पॉर्टेंट? तो लेट्स डिस्कस कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। आप देखोगे COP28 में 70,000 जो लोग हैं या उससे भी ज़्यादा जो लोग हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ पे जो कंट्रीज होने वाली हैं वो असेस करेंगी लेवल ऑफ द क्लाइमेट चेंज प्रोग्रेस के ऊपर, ठीक है। और दे आर, जबकि पता है उनको असेस करने वाली हैं अकॉर्डिंग टू द पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, ठीक है। लेकिन जबकि उनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, रिडक्शन जो है हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि उसके बाद से काफ़ी क्लाइमेटिक चेंजेस जो है देखने को मिला है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। हर साल आप गर्मी में देखते हो कि किस तरीके से जो हीट है वो आपके 57 डिग्री चला जाता है, ठीक है, 58 डिग्री तक भी चला जाता है। तो इसमें आपको जो है क्लाइमेटिक चेंज जिस तरीके से इसमें देखने को मिला है, कोई रिडक्शन जो है वो इसके एमिशन में नहीं हुआ है। तो एक तरीके से जो पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, जहाँ पे पार्टीज जो थी वो एग्री की थी कि हाँ 1.5 डिग्री सेल्सियस से क्या होने वाला है, इससे ही लिमिट पूरा होने वाला है, तो उस लिमिट को उन्होंने क्रॉस कर दिया है। और इस बारे में भी चर्चा होंगी, जिससे कि क्या किया जाए, उसको जो भी उनका गोल था उसको रिव्यू किया जाए और फोर्स करे वो नेशंस को कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द वो क्विकली ऐसी एक्शंस लें, जिसके वजह से जो पेरिस एग्रीमेंट का जो वो पॉलिसी था उससे वो अधेयर कर पाए, ठीक है। COP28 के बाद क्या होने वाला है दोस्तों? कंट्रीज जो हैं अंटिल 2025 वो क्या करने वाली हैं, एक न्यू नेशनल प्लान जो है वो बनाने वाली हैं, जिससे कि वो कॉम्बैट कर पाएँ जो क्लाइमेटिक चेंजेस होने वाले हैं उससे, ठीक है। एंड विच विल बी ट्रूली डिटरमाइंड इफ द वर्ल्ड इज हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर वो ऐसा करेंगे तभी जाके डिटरमाइन किया जा सकेगा कि हाँ जो वर्ल्ड है वो सही डायरेक्शन में जा रही है और एनवायरनमेंट जो है हमारा वो भी बहुत ही सही तरीके से है, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, ठीक है, वो भी हेल्दी एनवायरनमेंट है। क्लियर हो गया? Also, in order to achieve a net zero global energy system, जो मिडिल ऑफ द हमारी जो सेंचुरी है, हाफिंग ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि 2030 तक हो जाए, और नेट ज़ीरो ग्लोबल एनर्जी जो है वो भी अचीव करने की वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स जो है मस्ट बी रीडायरेक्टेड फॉर फॉसिल फ्यूल टू क्लीन एनर्जी। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि फॉसिल फ्यूल जो है उसको कन्वर्ट किया जा सके क्लीन एनर्जी के तरफ, ठीक है। क्लीन एनर्जी इन द सेंस जो आपके रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं, जैसे आपकी सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है, विंड एनर्जी हो गई, ठीक है, बायोलॉजिकल जो होती है गैस वगैरह होती है, ठीक है, बायोगैस हो गई, इन सारी चीज़ों, तो इन पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाए और इनके लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए, सो कि ये सारी जो एनर्जीज हैं इस पे इनको यूज़ करते हुए ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस किया जाए जिससे कि फॉसिल फ्यूल जो है वो ना बढ़े, ठीक है। ऐसा भी माना जाता है कि जो वर्ल्ड की बिगेस्ट जो एमिटर्स हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए चाइना हो गया और यूएस हो गया, तो ये इनके पास बहुत ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके की वजह से काफ़ी आपको जो एमिशन है देखने को मिलता होगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन्होंने भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है, ठीक है, और ऐसे मूड में है क्योंकि इन्होंने मिड ऑफ नवंबर में ऐसा कुछ डील किया था जिसमें कि वो कहते हैं कि ग्लोबल जो एफर्ट्स वगैरह हैं उसको वो क्या करेंगे, दोबारा से लाएंगे, ठीक है, और रिन्यूएबल जो एनर्जीज है उसकी कैपेसिटी ट्रिपल वो करने वाले हैं। तो इन्होंने नवंबर में मिल करके ये जो बातचीत की है कि जो इनकी रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी कैपेसिटी को वो बढ़ाएंगे और ट्रिपल करने वाले हैं। ग्रीन जो पावर जो बिल्डिंग्स वगैरह है उसको रिप्लेस करेंगे, जैसे कि कोल हो गया, गैस ऑयल हो गया, गैस हो गया, ठीक है। तो एडवांस कोऑपरेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा जिससे कि लिमिट किया जा सके एमिशन को, ठीक है, जो भी एमिशन हो रहा है ग्लोबली उसको लिमिट किया जा सके। एमिशन में सबसे ज़्यादा जो हजार्डस जो गैसेस होते हैं, जैसे कि आपके हो गए नाइट्रस हो गया, ठीक है,
नाइट्रस ऑक्साइड, ऑल्सो जो मीथेन होता है। तो ये सब जो गैसेस हैं दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे कि कुछ ऐसे ज़्यादातर केमिकल बहुत ही हजार्डियस गैस माने जाते हैं। इसके वजह से काफ़ी सारे जो क्लाइमेटिक चेंज हमें देखने को मिलते हैं। व्हेन इज सीओपी कंसिडर्ड फ्लॉप? सीओपी को आप कब मानोगे कि वो फ्लॉप हो जाएगा, या फिर देखने को मिलेगा कि सीओपी हम क्लाइमेट के लिए तो कर रहे हैं लेकिन क्लाइमेट में तो कोई भी ऐसा देखने अच्छी मतलब चीज़ें देखने को मिल नहीं रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्राइसिस ही देखने को मिल रहा है, क्लाइमेटिक क्राइसिस। तो बेसिकली जो उनकी पॉलिसीज़ होती है जो कि वो अपनी मीटिंग्स में डिसाइड करते हैं कि हम क्लाइमेटिक चेंज के लिए ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जब उसमें कोई प्रोग्रेस हमें ना देखने को मिले, ठीक है, जो कि उनको फाइट करनी है अगेंस्ट द क्लाइमेटिक चेंजेस, जो भी क्लाइमेट को डैमेज हुए हैं, ठीक है, उनको अगर वो रिपेयर ना करवा पाए तो उससे पता चलता है कि सीओपी जो है एक तरीके से उनका फ्लॉप हो गया। वन ऑफ द मेजर जो इंसिडेंसेस थे वो जब 2019 में मैड्रिड में जब COP 21 हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, पार्टीज जो थी वो एक तरीके से मतलब वो आ ही नहीं पा रही थी, कंसेंसस ही उनके बीच में नहीं बन पा रहा था, जिसके की वजह से फाइनल टेक्स्ट जो था न्यूमरस एरियाज में जिसपे कि वो वर्क कर रहे थे क्लाइमेटिक चेंज के लिए, वो उनके कंसेंसस जो थे वो नहीं आ पा रहे थे, पार्टीज के बीच में नहीं फॉर्म हो पा रहे थे, इस वजह से वो नहीं मीट कर पाए। ठीक है, ऑल्सो COP 21 जो कोपेनहेगन में हुआ था 2009 में, फेमसली डीम्ड अ फेलियर। ठीक है, नेगोशिएटर्स जो थे कुड नॉट रीच अ बाइंडिंग डील टू कट ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, एक बाइंडिंग डील जो नेगोशिएटर्स थे, जो मेंबर कंट्रीज थे, उनके बीच में नहीं हो पाए कि कैसे ग्रीन हाउस गैसेस को वो क्या कर पाए, रिड्यूस कर पाए, उसको रिप्लेस कर पाए क्योटो प्रोटोकॉल से, जो कि एक्सपायर्ड हो गया फिर वो 2012 में। तो ये सारी जब चीज़ें होती हैं जिसके के लिए कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन वो कॉम्बैक्ट, क्योंकि कॉन्फ्रेंस मेजरली किसके लिए होता है, तो ये हो रहा है कि जो भी ग्लोबली क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिल रहा है हमको, जो भी ग्लोबली आप देख रहे हो कि चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहा है, ठीक है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके की वजह से फ्लड हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए COP होता है। लेकिन जब मेंबर कंट्रीज जो है कंसेंसस नहीं फॉर्म कर पाती हैं, या फिर वो एक दूसरे को नहीं समझ पाती हैं, ठीक है, तो फिर ये एक तरीके से प्रोग्रेस जो है वो जो हमको चाहिए ग्लोबली वो नहीं देखने को मिलता है, एंड दैट इज वाई जो COP है फिर वहाँ वो फेल कर जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों आज की इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आखिरकार आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.